हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की चर्चा हम फिलहाल साइंस के जो भी सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि मानव में होने वाली बहुत सारी गतियाँ। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जंतुओं में गति कैसे होती है। जैसे आप केचुआ की बात करते हैं तो केचुआ में अगर आप मेनली गति की बात करो तो ये हमारे पास केचुआ है, जहाँ पर बेसिकली तौर पर इसमें क्या होती है, रेगा रेगा टाइप की जो होती है संरचना। तो वो पीछे एक ये यहाँ पर खपाती है और इसे धक्का देती है, फिर वो आगे जा करके इसके मुंह को खपाती है और फिर वो खींचती है। तो इस तरीके की छोटी छोटी यहाँ पर जो देखने को मिलती है, इसकी गति में हमें पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है, जो केचुआ की बात है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ देखें, कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें आपको बेहतरीन तरीके से, तो क्या होती है कि केचुए मेनली तौर पर, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में क्या करती है, सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने जो मेनली तौर पर हम यहाँ पर देख पाएंगे कि चलने के दौरान जो हमारे पास केचुआ है वो क्या करती है, हम पहले उस पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर जब आप यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को, तो ये क्या करती है, शरीर के पक्ष भाग से भूमि को जकड़े रखता है। ये यहाँ पर हमें एक पॉइंट देखने को मिल रही है। और तथा अग्रभाग को फैलाता है, इसके बाद वो अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पक्ष भाग को स्वतंत्र कर देता है। इस तरीके से उसकी गति होती है। यानी केचुए बेसिकली तौर पर उसमें अस्थियां नहीं होती, हड्डी नहीं होती, लेकिन पेशियां हमारे पास होती है। जिस तरीके की हमारी बॉडी बनने के लिए पेशियां जरूरी है, तो केचुआ में पेशियां पाई जाती है। और ये मेनली तौर पर क्या करती है कि पीछे की तरफ वो क्या करती है, होल्ड करती है, भूमि को जकड़ती है और फिर आगे वाले भाग को फैलाती है, फिर आगे वाले भाग को पकड़ती है, तो पीछे वाले भाग को स्वतंत्र करती है यानी छोड़ती है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरीके की गति केचुआ में देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करेंगे कुछ और भी विशेष बातें में, यहाँ पर एक पॉइंट है कि केचुआ में वास्तविक रास्ते वाले मिट्टी को खा लेता है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि केचुआ जो है वो किसको खाता है, तो रास्ते में आने वाली जो भी मिट्टी जो आपको दिखती है उसे वो खाने की कोशिश करता है। इसके अलावा यहाँ एक पॉइंट है कि इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुक होते हैं। ये सुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो आप अगर केचुआ की अगर इमेज को अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से, तो आपको यहाँ पर जो केचुआ के जस्ट नीचे में हल्की 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 रोआ टाइप का एकदम धारी धारी टाइप का जो दिखाई देती है, वो उसको भूमि में पकड़ने में मजबूती प्रदान करती है। यही बात यहाँ पर मेंशन है। आगे हम बात करेंगे तेलचट्टा के बारे में, फिर पक्षियों के बारे में भी, फिर मछलियों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं तेलचट्टा के बारे में, और इसमें हम लोग कुछ विशेष बातें गतियों के बारे में जानेंगे। अगर हम तेलचट्टा की बात करते हैं तो तेलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। भाई ये तीनों तरीके की हमारे पास देखने को मिलती है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 3 जोड़ी, यानी कि 6 के करीब, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तो इतनी ही बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। आपने बहुत बार कॉकरोच जनता पार्टी वाला ये बात नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉकरोच आपने देखा होगा, और ये कॉकरोच की कुछ विशेष बातें रही थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आ जाते हैं पक्षियों के बारे में, और पक्षियों के आधारित यहाँ पर जो भी कंसेप्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है। वायु प्रकोष्ठ कहने का मतलब क्या है? जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की
परंतु मजबूत होती है। वायु प्रकोष्ठ मतलब ऐसी इस परिस्थितियों को ढालने वाला जो कि वायु में उसे गति प्रदान करती है, यानी कि उसके अनुकूल बनाने का काम करती है। ऐसी उसकी अस्थियां यानी हड्डी बनाई गई हुई है भगवान के द्वारा। इसमें पक्षपाद यानी कि पिछले वाले जो पैर है की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अगर बात करें यानी आगे वाले पैर की जिसमें पंख होती है कि अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। यही बात हमें यहाँ पर समझने की जरूरत था, जो हम लोगों ने बाकी बात कर ली है। इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पर्पज से भी। अब आ जाते हैं यहाँ पर मछलियों के बारे में, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। मछलियों की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है, यानी आगे और पीछे की भाग थोड़ा क्या होती है, नुकीला होती है, जो उसे तैरने वगैरह में मदद करती है। तो हम लोग एक बात समझ सकते हैं, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। शरीर में अगर इस तरीके की आकृति अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसे धारा रेखीय, यानी कि पानी की धारा में अगर वो बह रही है तो इस तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। अब हम लोग बेसिकली तौर पर सांप पर भी चर्चा कर लेते हैं, आइए फटाफट। तो सांप ये रहा आपके सामने, और सांप के बारे में अगर हम पढ़ें तो सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड कहने का मतलब जो रीढ़ की जो हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं वो इस तरीके की लंबा आकृति में आपको देखने को मिलता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्यक होती है जो परस्पर जुड़ी होती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सर्प की मेरुदंड क्या होती है, लंबा होती है। भाई ये सिंपल सी बात है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्यक होती है। क्षीण एवं असंख्यक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो छोटी छोटी पेशियां हैं वो बहुत सारे होती हैं। आप कभी देखोगे तो सांप में कुछ इस प्रकार का एकदम आपको दिखाई देगा। ये खास बात करके कोबरा वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इतनी बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब इतनी बातें थी जो मेनली बातें कर लिए हैं। आ जाइए जी, इसमें कुछ समरी पॉइंट है। इन समरी पॉइंट को आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। हम एक बार इसे कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो फटाफट इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी कि अस्थियां एवं उपासित मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इससे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायता और आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी करता है। इतनी बातें थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियां भी हमें देखने को मिलती है जो हमारे कंकाल के अंदर होती है। पेशियों की जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। यानी कि जो पेशी है वो सिकुड़ती है या फैलती है तो हमारी जो हड्डी है वो मूवमेंट करती है। जैसे हाथ वाली जो केस आती है हमारे पास। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। अस्थियों की संधियां अलग प्रकार की होती है। यह संधि की प्रकृति एवं गति दिशा पर निर्भर करती है। हम लोग देखते हैं कि कई बार हड्डी को हम यहाँ से घुमा देते हैं, कुछ वाला यहाँ होता है, कलाई में कुछ अलग तरीके की मूवमेंट होती है। इसी बात को ये कहा गया है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। यह पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। तो यही चीजें हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। क्या करती है ये, दोनों ओर वलय बना करके, मतलब इस तरीके की टेढ़ा मेढ़ा चीजें आप रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारे अस्थियां एवं जुड़ी पेशियां शरीर को उसे आगे धक्का देने की काम करती है। यहाँ जो की पॉइंट है वो आपको यही मेंशन करना है कि मछली शरीर के दोनों ओर, ये वाली जो पॉइंट है, क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप हाईलाइट भी कर लो, ज़्यादा बेटर रहेंगी।
और जबकि सांप जो है वो दोनों और एकांतर क्रम में वलय बना करके चीज़ों को रखती है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा नहीं है इन सारे चैप्टरों का। अभी तक तो इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। क्वेश्चन भी आप दे सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे अस्थियां और संधियां शरीर को क्या करती है? भाई सहायता करती है। किस चीज के लिए सहायता करती है? तो भाई हम लोग को बेसिकली तौर पर यहाँ हमने जब समरी को देखा तो यहाँ पर अस्थियां एवं उपासित मानव कंकाल बनाते या शरीर के पिंजर है, इसे एक आकृति भी देता है, कंकाल चलने में सहायता और आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इतने सारे ऑप्शन है। हम बेसिकली लिखेंगे कि अस्थियां और संधियां शरीर को क्या करती है? मूवमेंट करने के लिए हमें सहायता करती है। अस्थियां एवं उपासित संयुक्त रूप से शरीर को क्या बनाती है? मजबूत बनाने की काम करती है। कोहनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती है? कोहनी की जो संधियां हैं, हम इसको एक बल्ब वाला जो अर्ध बल्ब जो हमारी जुड़ी हुई रहती थी, जिसमें इस तरीके का खोखला हो और वो घूम रहा हो, तो कोहनी की ऐसे होती है। गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खींचती है। देखो पेशियों के संकुचन से हमारे पास क्या होती है? अस्थियां खींचती है। यही बात था जिसको हमें समझना था। सेकेंड नंबर में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो निम्न कथनों के आगे सत्य ट्रू अथवा फॉल्स लिखे। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। ना भाई, ऐसा तो हमने नहीं कहा, ये अलग अलग होती है। अच्छा ठीक है, ये हमारे मोहो इतने मोटे मोटे से लिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली तौर पर गलत हो जाएंगी। उपासित एवं अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपासित अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? ना जी, कठोर तो अस्थि होती है, उपासित तो उसे जस्ट थोड़ा सा मुलायम आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर आप देखेंगे उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, क्यों, कैसे? भाई उंगली है, उसकी हड्डी है, वो भी जुड़ा ही हुआ है। तो भाई ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है। अग्रभुजा में हमारे पास दो अस्थियां होती है। अग्रभुजा में हमारे पास दो अस्थियां होती है। अग्रभुजा ये हुआ, उसमें दो अस्थियां, तो एक ये। तो हाँ, इसमें हम प्रूव कर सकते हैं। तेल चट्टों में ब्राह्य कंकाल पाया जाता है। हाँ, ये भी सही है हमारा। आगे अगर हम बात करेंगे, ऊपरी जबड़ा, शरीर पर पंख होते हैं, ब्राह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, एक अचल संधि है। तो ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, आप ये मेंशन कर लो इसको ऐसे। ओहो, एक अचल संधि है, हम ये कह सकते हैं। मछली क्या करती है? तो मछली हवा में उड़ सकती है नहीं, ब्राह्य कंकाल होता है, शरीर में पंख होते हैं, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलती है। या इसके नीचे और क्या क्या पॉइंट है? धारा रेखीय, इसकी शरीर धारा रेखीय होती है। तो भाई हमने एक बात सीखा कि इसके शरीर कैसे होती है? धारा रेखीय होती है। पसलियां क्या होती है? तो पसलियां हमारे हृदय की सुरक्षा करती है, ये बात हो गई। घोंघा क्या होता है? बहुत धीमी गति से भ्रमण करती है। तेलचट्टा में क्या होती है? कि भाई ब्राह्य कंकाल पाया जाता है। तो इस तरीके की हम लोगों ने यहाँ पर मिलावट भी कर ली है, मिलावट ने मिलान कर लिया है। देखो कंदुक खलिका संधि क्या है, जो यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोगों ने, बस इस पे ज़्यादा और तो चर्चा नहीं करनी है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिया था। अब यहाँ पर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न जो जीव जंतु होते हैं उसके परिवेश कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे कि वो कहाँ पर रहते हैं और उसके अनुकूल क्या क्या परिस्थितियाँ हैं। इस पर आज हम पूरी तरीके से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जैसे हाँ, आप देखते होंगे भेड़ बकरी, हम लोग खुद, या कई बार आप देखोगे तो बहुत ठंडे इलाकों में जहाँ पर बर्फ गिर रही है, वहाँ पर कुछ जीवों की अलग विशेषताएं होती है। गर्मी वाले जीवों की कुछ अलग विशेषता, जैसे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की अलग विशेषता है, हिमालय में रहने वाले पियर भालू का अलग विशेषताएं हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए हम
फटाफट इस तरीके की जो भी चीज़ें रही हैं उसको एक एक बार रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक एक बार थ्योरेटिकल अपने माइंड में रहे काफ़ी है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, आपको बस इतनी ही बात है जिसको आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। अच्छी खासी लंबी चैप्टर है, पर कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट इसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जीव आवास के अनुकूल कैसे कैसे ढलते हैं। जैसे आप ऊंट की बात करते हो, ये मरुस्थलीय परिस्थितियों में देखने को मिलती है, तो इसके कुछ विशेष बातें हैं। आइए हम ऊंट के बारे में और इससे बहुत रोचक जानकारी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम हॉल के लिए, बस एक एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप अगर देखते हैं ऊंट के पैर लंबे होते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लंबे होते हैं, ये भी कोई कहने वाली बात है, हमने देखा है, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कारण है लंबा होने, भगवान उसको ऐसा बनाने का। उनमें मूत्रो उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि उसे पेशाब बहुत कम लगता है, तथा मल शुष्क होती है, यानी कि उसकी जो मल है उसमें पानी की अंशता कम होती है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर से जल का हास्त्र बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वो अनेक दिनों तक रह सकते थे। तो ये ऊंट की एक विशेष जानकारी थी, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ों पर बात करें, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लेते हैं आप अपने घर में हैं, तो आप देखते हैं कि आप बहुत तरीके से सेफ्टी महसूस करते हैं कि हाँ भैया खाना आ जाएगा आपको टाइम पे, आप सो सकते हो चैन की नींद, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ होती हैं इसको हम अनुकूल परिस्थितियाँ कहते हैं। तो हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है वो अपने अनुसार एक अनुकूल परिस्थितियां बनाती है, या उसे एक अनुकूल ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर वो फुल्ली ठीक ठाक हो, तो ऐसे में हम उसे अनुकूल परिस्थितियां कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी सजीव का वो परिवेश जिसमें वो रहता है उसका आवास कहलाता है, ठीक है। वो जिस परिवेश में कोई जीव रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका आवास कहते हैं। दैट सिंपल सी लॉजिक है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अपने भोजन वायु शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ यह है कि वास स्थान विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे तो स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। ओहो, ये हाइड हो गया क्या? ठीक है, देखो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जिसको आपको मार्क करनी चाहिए, और वो ये कि स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। इसी बात को आपको समझ करके चलनी है। नेक्स्ट, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है जिसे हमें समझ के चलनी है। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं, ये ध्यान में रखनी है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। तो ये हमारे पास एक तीसरा मेन पॉइंट है जिसको आपको समझ के चलनी है, और इसके बारे में अभी हम फिलहाल चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट तौर पर पूछी जाती हैं, और वो ये कि भैया आप बता दो जैव घटक क्या है आपके पास, और दूसरी अजैव घटक क्या होती है। तो हम सिंपल सा लॉजिक उसको देंगे कि भैया अगर मान लेते हैं कोई परिस्थिति है, कोई परिवेश है, कोई स्थान है, तो उस स्थान में जीव जंतु पेड़ पौधे जो रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव घटक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जिंदा है, सजीव है, जो वहाँ के बाकी सारे चीज़ों का उपयोग में लाते हैं। लेकिन जो निर्जीव है और वहाँ पर विशेष तौर पर जो जीव है उनके रहने योग्य परिस्थितियाँ
तैयार होकर के आती हैं या उनके लिए यूजफुल है, वो हमारे अजैव घटक है। जैसे चट्टान आप ले लो, तो हो सकता है कुछ एरिया में अच्छी स्थल हो जहाँ पर वो ऊपर की तरीके से रह सके, मिट्टी है, वायु है, जल है, इनकी उपयोगिता वो ले सकते हैं, तो ये अजैव घटक है। सिंपल समझो, एक एग्जाम्पल ले लो, आप जैव घटक होंगे, आपका घर अजैव घटक। इसी के साथ ये टॉपिक भी अब आपकी खत्म होती है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पर कुछ चीजें विशेष बात करेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में पौधों का क्या क्या चीजें विशेष तौर पर पाई जाती हैं। जैसे अभी तक हम जीव पर बात कर रहे थे कि मरुस्थल में कैसे जीव रहते हैं, उसी तरीके से अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय में किस तरीके की पौधे उगते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होते हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। यही बात को आपको समझ करके चलनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने एक बात समझा कि जो भी मरुस्थलीय में जो पौधे पाए जाएंगे उनके या तो पत्ती होंगे नहीं या तो पत्ती बहुत छोटे होंगे। इसके वजह से वो क्या करेंगे, जल वाष्प जो छोड़ते हैं पत्तियां बेसिकली तौर पर, वो कम होगा, और कम होगा तो लंबे समय तक मरुस्थलीय क्षेत्रों में रह सकते हैं। इसमें एक विशेष बात है जो नीचे की तरफ हम लोगों को दिया गया है, तो वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर ऊपर में तुमको जल नहीं मिलेगा तो नीचे जाओगे। आज सफलता छोटी कंसेप्ट पर नहीं मिल रही है तो गहराई तक उतरोगे। दैट सिंपल सा लॉजिक है। आगे अगर बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होती है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र की विशेष बातें हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में कैसे जीव रहते हैं, और दूसरी बात कि इसमें किस तरीके की पेड़ पौधे उगते हैं। तो पहले आप इस फोटो को देख लें। ये वहाँ की ये कुछ पौधे हैं जो खास बात करके एक शंकुनुमा होती है, जिसमें इस टाइप की होने की वजह से क्या होती है कि जब हिमपात होती है यानी कि बर्फ गिरता है तो वो बर्फ पत्तियों से गिरते गिरते वो नीचे उतर जाते हैं, या बरसात के पानी भी उस तरीके के नीचे गिरते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात है। इस वृक्ष के बारे में सामान्यतः लिखी क्या गई है कि ये वृक्ष शंखाकार होते हैं तथा इसकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर में लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो ये सारी विशेष चीजें रही हैं जो उनको गिफ्ट में मिला हुआ है। अब आते हैं घासीय क्षेत्र में कुछ जंतुओं की बात करेंगे। तो घासीय क्षेत्र में आप देखोगे तो ये शेर है, ये हिरन है, जो बेसिकली तौर पर उसके अनुकूल परिस्थितियों में आराम से रह सकते हैं। समुद्री परिस्थितियों की बात करेंगे तो समुद्री परिस्थितियों में हमने यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जब आप देखेंगे समुद्री परिस्थितियों में तो दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होती है। भाई समुद्र में रहोगे, तैरना पड़ेगा आपको, और तैरना अगर आपको पड़ेगा तो आपका शरीर का धारा रेखीय होना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखनी है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्कीवर्ड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी पर रहते हैं। तो ये ध्यान रखनी है कि ये शरीर समुद्र के कहाँ पर रहते हैं, तल हट्टी पर रहते हैं, यानी निचले स्तर पर रहते हैं। जल में सांस लेने के लिए इसमें गील होते हैं। भाई सांस लेने के लिए इसमें क्या होते हैं, गील होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विशेष बातें। डॉल्फिन एवं हवेल जैसे कुछ जंतु, डॉल्फिन एवं हवेल जैसे कुछ जंतुओं में गील नहीं होते। यह शरीर पर स्थित नासाद्वार द्वारा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। यह जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। तो यही ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डॉल्फिन एवं हवेल कुछ जंतुओं कहाँ से सांस लेती है। तो भैया जंतुओं में यहाँ गील तो नहीं पाया जाता है,
लेकिन उसमें नसा द्वार आपको देखने को मिलेंगी, और अथवा इसी को हम वात छिद्रों कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो सांस लेने का काम करती है। यहाँ तक भी हो चुका है अब हमारे पास चीज़ें। अब हम लोग यहाँ के कुछ पौधों की बात कर लेते हैं, जो समुद्र में पौधे पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। इनकी जड़ क्या होंगी, बहुत छोटी, बस एक जल में अपने आप को एक पकड़ने का छोटा सा कारण रखती है, एवं मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है, मतलब नीचे जमाए रखना इसका काम है इसकी जड़ों को। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना कैसा होंगी, तो भाई इसकी तना लंबा होगा, खोखला एवं हल्का होगा, तभी तो पानी पे तैरते रहेगा। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, ये जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते हुए दिखाई देती है, यानी कि तैरते हुए आपको दिखाई देंगी। तो इतनी ही बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। अब आइए हम लोग कुछ विशेष प्रकार के जीवों को देखते हैं कि वो सांस किस तरीके से लेते हैं और उसकी क्या क्या विशेष चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप इन परिस्थितियों में देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन द्वारा ही हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आपको किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है, तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा ही आपको ऊर्जा मिलती है, यानी सांस लेने के बाद ही आप जो खाना खाते हो वो एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट अगर हम इसी में थोड़ा सा और चर्चा करें, जैसे केचुआ के लिए अगर हम बात करें तो केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, जबकि मछली गिल द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है कि केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, तो भाई वो त्वचा के द्वारा, जबकि मछली किसके द्वारा, गिल के द्वारा सांस लेने का काम करती है। इतनी ही बात है जिसको आपको समझ के चलनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पौधों में श्वसन कैसे होती है, तो आप जानते हैं कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र द्वारा वायु अंदर ली जाती है। इतनी बात तो आपको पहले भी हमने चर्चा किया भी था। अदरवाइज इतनी तो आइडिया होगी कि पत्तियां में क्या होती है, छोटी छोटी छिद्र होती हैं, और उन्हीं छिद्र के द्वारा वो सांस बाहर अंदर करने के काम करती, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ, इस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगी जिसको हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब ये उद्दीपन क्या है, आइए जी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उद्दीपन की अगर हम बात करेंगे तो भैया कई बार आप देखोगे कि अंधेरा में आप हो, अचानक से रोशनी आ जाए तो आप आँख को ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करने लगोगे, या कुछ अचानक से आवाज़ आ जाए तो आप ऐसे ऐसे कान खड़ा करने लगोगे। तो इस तरीके की जो आपकी बॉडी की प्रतिक्रियाएं करने की है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। इसी बात को आपको समझ करके चलनी है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सजीवों में उत्सर्जन कैसे होती है, यानी कि उत्सर्जन मेनली क्या होती है कि जो भी हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, यानी जो उपयोग करने के बाद जो भी हमारे शरीर में बच जाता है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन प्रक्रिया हम उसे कहते हैं। और ये विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न चीज़ों में अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रजनन की कि कैसे कैसे प्रजनन होती है। तो प्रजनन आप बेसिकली तौर पर जीवों में देखेंगे तो दो प्रकार से, एक तो डायरेक्ट बच्चों को जन्म दिया जाता है और दूसरा अंडा के द्वारा। जबकि पौधों में अगर आप बात करोगे तो कई बार बीजों के द्वारा, कई बार डायरेक्ट उसके प्लांटेशंस के द्वारा, या कई बार उसको कली या तना के द्वारा भी उसकी हार्वेस्टिंग करके मेनली तौर पर उसे उगाया जाता है। तो इस तरीके की प्रजनन प्रक्रिया रही है। तो ये कुछ विशेष समरी है, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में मोटा मोटी कुछ दम था नहीं, कुछ कुछ की पॉइंट थी, उन की पॉइंट को ही आप पकड़िएगा जो हमने आपको रेड मार्किंग करके दिया है। इतना ही काफ़ी है इस चैप्टर में। आगे अगर बात करेंगे किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास स्थान
कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पौधे एवं जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आगे बात करेंगे, आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इसमें स्थलीय एवं जलीय और में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न आवास में सजीवों के विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक कहलाते हैं। और यही पॉइंट था जिसे हम लोग बात किए। जबकि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं। यही 2 पॉइंट थी जिसको हम लोगों ने मेनली तौर पर चर्चा करनी थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, फटाफट एक बार चर्चा करते हैं और इसे फिर खत्म करेंगे इस चैप्टर को, जो हमारे इंपॉर्टेंट लायक है। आवास किसे कहते हैं, डिफिनेशन है, छोड़ देना है। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने, तीसरा का क नंबर देखिए क्योंकि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अनुकूलन परिस्थितियां जो उन्हें बनाती है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप इस समराइज को देखें तो आपको कहाँ गया, अच्छा नीचे होगा, ठीक है, आवास कहलाता है। तो ये विशेष बातें रही हैं जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। आगे अगर हम बात करेंगे, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को हम क्या कहते हैं, तो स्थल पर पाए जाने वाले को आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे जलीय स्थान कहते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के क्या है, तो भैया ये अजैव घटक है क्योंकि ये निर्जीव है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ छोटी मोटी क्वेश्चन है, इन्हें स्किप कर देनी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारी टॉपिक्स हम 7 चैप्टर 8 चैप्टर में भी बहुत विशेष तरीके से करेंगे। आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा गति, जहाँ फिजिक्स के पार्ट हमारी होने वाली है। तो अभी हमारे पास कुल मिला के आधे घंटे का समय हो चुका है और हमने यहाँ से 2 चैप्टर अभी तक फाइनली कंप्लीट कर ही लिया है। अब आते हैं गति और दूरियों का मापन, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपने बहुत सारे दूरियां ट्रैवलिंग की होंगी, बहुत तेज गति से दौड़े होंगे, साइकिल चलाए होंगे, एरोप्लेन चढ़ते हुए देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो फटाफट इस पे चर्चा कर लेते हैं। इन सारे चैप्टर्स पर हम अगर बात करें तो हम बहुत पहले भी या आगे जा कर के चर्चा करेंगे 9 क्लास वाले चैप्टर्स में, 10th में चर्चा करेंगे जब हम डिटेल इसमें एक बार फिर से करेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में उतना ज़्यादा हमें कुछ पढ़नी है नहीं। इसमें पूरा जब हम इसकी समरी बना रहे थे तो हमें ये 3 बातें जो छोटी छोटी मिली, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, बस इतना ही समझ में आया। बच्चों की छोटी छोटी जानकारी, रस्सी से कैसे नापते हैं, इन सभी की जानकारी उसे दी गई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसकी अगर आप समरी चाहोगे तो आप पढ़ भी सकते हो। जैसे देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। लॉजिक सिंपल है। परिवहन क्या होती है, जो हमारा साधन, जैसे साइकिल उठा के चले गए, बाइक उठा के चले गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इनमें उलझने होती थी अतः इसे किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं जिसे समस्त संसार मान्य करता है। यानी अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं उसकी उपयोगिता लाते हैं। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, दैट सिंपल सी लॉजिक है। वजन का केजी होता है, टाइम का सेकंड होता है। इस तरीके की चीजें हमने देखा भी है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर हम सीधी रेखा में गति कर रहे हैं तो सरल रेखीय गति कहेंगे। वर्तुल्य गति में कोई वस्तु एक प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहे। क्या होती है कि अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, वृत्त में अगर घूम रहा है तो उसकी हर एक जगह से उसकी दूरी क्या होंगी, समान रहेगी। तो इसे हम वर्तुलीय गति भी कहते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराते उसे आवर्ती गति कहते हैं। मतलब अगर
एक टाइम के बाद वो बार बार रिपीट करने लगेंगी तो आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो मेनली तौर पर अगर आपके पास एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर देखो टाइम, यहाँ से कोई बंदा शुरुआत किया, अब वो एक बार रोटेट करके फिर वहीं आएगा, फिर यहीं से शुरू करके फिर आएगा, फिर शुरू करके फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और ऐसे करते करते वो बार बार रिपीट करेगा। तो इस तरीके की गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, दैट सिंपल सा लॉजिक है, इसमें और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं 11 नंबर के चैप्टर, जहाँ पर बात करेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश क्या है? एक दीप्त वस्तु से निकली हुई एक रेखीय, जो क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिकली तौर पर अगर एक दीप्त वस्तु है, जैसा सूरज हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गई, तो उससे जो भी चीज़ें सरल रेखीय में गमन करती है वो हमारे पास क्या होती है? प्रकाश होती है। मेनली तौर पर हमें यही बात को समझ करके चलनी है, जो प्रकाश का उत्सर्जित करते हुए चलती है। तीन बातें, एक बात तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, इसके बारे में हमने पिछले भी चर्चा किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते, पारभासी मतलब कुछ देख सकते हैं और कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी धुंधला धुंधला टाइप का। इतनी ही बात था इस टॉपिक्स में, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप छाया के बारे में जानते ही है कि आप अगर इधर कोई लाइट है, आप इधर खड़े हो जाओगे तो पीछे आपका छाया बनेगा। इतनी ही चर्चाएं रही हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, परावर्तन आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर प्रकाश आया, टकरा करके वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। यानी किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल करके आया, आपसे टकराया और वापस लौट गया, दैट मीन्स ये परावर्तन है। इसकी डिटेल चर्चा हम आगे की क्लासेस के अंदर बहुत करेंगे, जहाँ पर हम इक्वेशंस और बाकी सारे कंसेप्ट पर भी चर्चा करेंगे। अभी मोटा मोटी ओवरव्यू है तो बस उतना ही बात करते हैं। यहाँ पर हमें बात की गई है समरी में, अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती है। हमने बात भी किया कि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती है। पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है तथा हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। पारभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपनी से होकर गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। दैट सिंपल सा लॉजिक है कि लाइट आ रहा है, आप बीच में खड़े हो जाओगे तभी छाया बनेगा। और वो छाया कैसे बनेगा? जब आप अपारदर्शी होगे, क्योंकि अगर आप शीशा रहोगे तो प्रकाश पार हो जाएगा, और पार हो गया तो भैया छाया बनेगा नहीं। तो सिंपल लॉजिक है। साधारण सामग्री की सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इतनी बात सिंपल था कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। प्रतिबिंब और छाया क्या है? दोनों अलग चीजें हैं। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी जब आप शीशा में देखते हो तो उससे जो आपकी इमेज बनती है वो मस्त मजेदार तरीके से बनती है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं। आप चाहेंगे तो इसके अभ्यास क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, और इसके अभ्यास क्वेश्चन ही करके आपको बहुत सारे चीज़ों को आपको फायदा हो सकती थी। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पर जब हम लोग चर्चा करेंगे हायर क्लास में तो डिटेल चर्चा करेंगे। अब आते हैं विद्युत तथा परिपथ, इस पर चर्चा कर लेते हैं। विद्युत तथा परिपथ की अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम सिंपल सबसे पहले बैटरी के बारे में सीख लेते हैं। तो ये आपके पास बैटरी है, और इस बैटरी में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक नुकीला सा टोपी लगा हुआ है जिसे प्लस कहते हैं। एक तरफ इधर डिस्क लगा रहेगा जो कि आपके माइनस को इंडिकेट करते हुए चलेगा। ऊपर में प्लस है, दिस मीन्स धनात्मक है, नीचे माइनस है, दिस मीन्स वो ऋणात्मक है। इतनी बातें हैं जिसको आपको विद्युत सेल के अंदर समझ करके चलनी है। अब यहाँ पर देखो, मेनली तौर पर यहाँ कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है कि बैटरी कैसे चलती है। तो बैटरी के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, और यही रासायनिक पदार्थ क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करने की काम करती है, यानी विद्युत उत्पन्न करने का काम करती है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विद्युत सेल के अंदर क्या मौजूद होती है? तो वो रासायनिक पदार्थ होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? विद्युत पैदा करने के काम करती है। इतनी ही बात था।
आप बल्ब भी देखे ही होंगे, जिसमें ये टर्मिनल होती है और ऊपर में तंतु लगा हुआ रहता है, जिसको टंगस्टन का हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो मेनली बात इतना ही था। फिर यही धनात्मक ऋणात्मक वाली चीज़ें आ गई हैं फिर से, इन सब का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ये सब आप बचपन में बहुत पढ़े हो, ठीक है। और इस पर डिटेल तो हम चर्चा करेंगे ही तब जब हम इस पर हायर क्लासेस के अंदर इस पर डिटेल, जब विद्युत चैप्टर पढ़ रहे होंगे क्लास 10 के अंदर, क्लास 8 के अंदर, तो वहाँ पूरी डिटेल इस पर दिया ही गया है, वहाँ भी पढ़ेंगे। बस अभी अभी एक बार ओवरव्यू देना है, क्योंकि अगर आप 6 क्लास का पढ़ रहे हो तो 6 क्लास का बच्चा ही मान लो उसे कितना ही नॉलेज देना है, उतना अभी चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ देखो, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जो विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, दैट सिंपल। अगर कोई विद्युत का प्रवाहित होने दे रहा है अपने से तो विद्युत का चालक है, नहीं होने दे रहा है तो विद्युत का रोधक है, या तो हम उसे प्रतिरोधक भी कह सकते हैं। समरी है, बस छोटी छोटी सी समरी है। आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मेनली एक बार रीड मार लें कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, दैट सिंपल। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल, जिसे माइनस कहते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिससे इसे टर्मिनलों से जुड़ा हुआ होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है, ठीक है। अगर आप स्विच, अगर आपका क्लोज है यानी आप ऑन किए तभी उसमें से करंट फ्लो होगा और तब बल्ब जलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तार कटा हुआ है और फिर आपका बल्ब जल रहा है, तो वो कभी भी क्लोज पाथ में वो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। हम इस पर और भी डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले समय के अंदर, जब इस पर हम डायग्राम वगैरह से भी आपको बताएंगे कि कैसे डायग्राम बनती है, कैसे विद्युत का संचालन होता है, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। आगे है स्विच, एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ में तोड़ता अथवा पूरा करता है। सिंपल सी बात है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं, जिनसे नहीं हो सकती है विद्युत का रोधक होती है। यहाँ स्विच के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मेंशन कर लीजिएगा आप। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए परिपथ में तोड़ना या पूरा करता है। तो ये डायरेक्ट तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस युक्ति का नाम बताएं। तो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ में जोड़ा जाता है। तो ये मेनली आप यहाँ से बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकों का मनोरंजन है, चुंबक के बारे में जानना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिन पदार्थों में लोहों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है इसे चुंबक कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 13, जहां पर हम जान रहे हैं चुंबक के बारे में। तो चुंबक की अगर हम बात करेंगे तो जिन पदार्थों में आकर्षण का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाती है, दैट सिंपल है। बहुत सारे चुंबक आप यहाँ पर देखेंगे। ये आपके पास हॉर्स चुंबक है, ये आपके पास बार चुंबक आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपके पास बल्ब चुंबक है। तो इस तरीके की आपके पास चुंबकीय पदार्थ देखने को मिलती है। यहाँ पर एक डिफिनेशंस लिखी गई है, इन्हें आप रीड कर ले मोटा मोटी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दैट सिंपल सी लॉजिक आपको यहाँ पर देनी है। यानी जिन पदार्थों में चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने की गुण होती है वो चुंबकीय पदार्थ है, जिसमें नहीं है अचुंबकीय पदार्थ हम कह सकते हैं। दैट सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करनी नहीं है। अच्छा, जब भी आप किसी चुंबक पे लोहे का या किसी का बुरेदा अगर आप फैलाओगे तो चुंबक के साइड में इस तरीके की चिपकती है। तो ये साइड में चिपकने वाला जो भाग होता है उस भाग को हम सीधा सीधी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, यानी कि इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो मेनली तौर पर इन्हीं 2 ध्रुवों पर ज़्यादा शक्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे क्लास 8 और क्लास 10 वाले क्लास में, जब हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे तब। अभी तो फिलहाल नॉर्मल आप पढ़ लो, उतनी ही बात है।
कंपास के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि कंपास यहाँ नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, और इसे दिशा नापने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। आप चाहेंगे तो आप इसे पूरी तरीके से एक बार पढ़ लें। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जो आपने जान रहे हो वही चीज़ें थी, तो हमने इसको स्किप करना थोड़ा सा समझा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, कुछ चेतावनी है जिसको आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है। जैसे यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि चुंबकों का उचित रख रखाव ना हो तब भी ये समय के साथ छीन हो जाता है। यानी अगर आप चुंबक को अच्छे से नहीं रखिएगा, गर्म करिएगा, हथौड़ा से पीटिएगा या ऊपर से गिरा दीजिएगा, हो सकता है कि इसके चुंबकीय गुण पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप चुंबक को बनाना चाहते हैं कि चुंबक कैसे बन सकती है, तो चुंबक को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे आपका ये मान लेते चुंबक बनाना है, तो कोई लोहा का पदार्थ लीजिए और इस तरीके का, ये भी लोहा, ये भी लोहा है, लेकिन एक को ऐसा करते हैं कि सपोज कर लो कि ये आपका पास लोहा है, ये आपके पास चुंबक है, इसको चुंबक बनाना है जो लोहा वाला है। तो कैसे बना सकते हो? तो आप इस मैग्नेट को यहाँ से रगड़ करके लेते आओ, फिर उठा करके फिर लाओ, फिर रगड़ो, फिर लाओ, फिर रगड़ो, और ऐसा करते करते 30-40 बार करोगे तो आपको देखोगे कि ये चुंबकीय गुण अब धीरे धीरे इसमें आना शुरू हो गया है। और नहीं आया है तो आप ये प्रक्रिया बार बार करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक ये गुण आ जाते हैं। अब यहाँ पर फाइनली इसके कुछ समरी है, उस पर बात कर लेते हैं और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा कि आपके पास मैग्नेटाइट कैसा है, तो एक प्राकृतिक चुंबक है। आपको पूछ भी सकता है कि प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है, तो वो आप दे सकते हैं। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिणी दिशा में आकर रुकता है। यह भी बात आपको समझ करके चलनी है। और 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी सिंपल कहो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेंगे, अपने और अट्रैक्ट करेंगी। और अगर नॉर्थ या साउथ मिल जाए या नॉर्थ मिल जाए तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। यानी समान जो ध्रुव है वो एक दूसरे को दूर भेजती है और विपरीत वाला जो ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो इसके बारे में हम आगे भी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। इसी के साथ इसके एक्सरसाइजेज भी हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप करते हैं। आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर के चलते हैं, चैप्टर नंबर 14 की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर 15 पर आएंगे। और बहुत ज़्यादा तो है नहीं, फिर हम लोगों को इसमें मोटा मोटी बात करनी है, और फिर 16 पर आ जाएंगे कचरा निपटारण के ऊपर। तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगी फाइनली तरीके से। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज हम लोग इतना ही रखें। फिर कभी हम लोगों को 2-3 चैप्टर है बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली अभी जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम लोग चुंबक वाला, उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं कम से कम। बाकी के 3 एक्सरसाइज हम लोग बाद में एक दिन मिले तो कर लेंगे। ठीक है, 10 मिनट का काम होगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी यहाँ पर फटाफट देख लो। देखो, बोला गया है कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे आपको देखें, बेलनाकार का, बार मैग्नेट का, या आप हॉर्स मैग्नेट बना सकते हो। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कागज एक क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है लिखना होगा, क्योंकि यहाँ नहीं डाल दिया है, यहाँ लिखना होगा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कागज चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसी में घ नंबर में आएंगे, तो प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए टुकड़ा लटकाते थे, तो चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव
चुंबक के सदैव उत्तरी ध्रुव में होते हैं। अच्छा, चुंबक के कंपास जो है, या आप ऐसे पे कह सकते हो कि चुंबक को जब लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में होती है। यही बात को आपको लिखनी है। बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा गलत। आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला है, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी भी चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होगा, भले उसको आप कितने भी पार्ट में काट लो। तो पहला ऑप्शन तो आपकी हो जाएंगी गलत। ठीक है। दूसरा, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम यूनान में ही कृत्रिम चुंबक बनाया गया था। बहुत सारे रिसर्चर लोग बनाए गए थे। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव अगर समान रहे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर भेजेगा। बात सही भी है, तो ये सही हो गया। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर उसके मध्य में अधिक चिपकता है। मध्य में नहीं भाई, ध्रुव पे ज्यादा चिपकता है। आगे है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। छड़ चुंबक हमेशा चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। एक मोटा मोटी ये बात हम मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छड़ चुंबक में क्या होती है, बेसिकली दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव दोनों मिलती है। सही है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। भाई पूर्व पश्चिम के लिए नहीं कर सकते हो आप, किसी भी दिशा का। जैसे कंपास में मेनली तौर पर क्या होती है कि उत्तर दिशा आती है, उसी के दिमाग लगा करके आप पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? जब एक दिशा पता चला बाकी कर लो। दैट सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो है, रबड़ का चुंबकीय पदार्थ है। रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। दैट इज द फॉल्स। तो यहाँ पर ये हो जाएंगी गलत। ठीक है, इतनी ही बात है। इतनी ही हो चुकी है हमारी बात। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। कल हमारे ये क्लास 6 के जो साइंस है उसकी ये लास्ट क्लास हो जाएगी कल। फिर हम 7 पर आएंगे तो वहाँ थोड़ी डिटेल लंबा चैप्टर है जिसमें टाइम लगेंगी। मोटा मोटी अगर आप 1 महीना तक की अगर इसकी क्लास करते हो तो पूरा साइंस आपकी खत्म हो जाएंगी पूरी बेसिक्स के साथ। अभी हम लोग केवल 6 क्लास के अंदर जो ऊपर की चीज़ें मोटा मोटी दी हुई है वही बात कर रहे हैं, जो बाकी के क्लासेस के अंदर नहीं मिलेंगी उनकी हम विशेष यहाँ पर प्रबलता ला रहे हैं, उनको डीपली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन छोटी छोटी कंसेप्ट को बाद में भी हम थोड़ा से स्किप कर रहे हैं जो हमें आगे क्लासेस में भी देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।